बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रियाज नदीम है और हम तहसीलदार पंजाब की प्रिपरेशन के हवाले से एक वीडियो सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमने लेक्चर 2 करना है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। तो इन सारी चीजों से पहले दो तीन गुजारिशात हैं। पहली बात तो यह है कि आप इस सीरीज को अगर आपने पा लिया है, आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो इससे कनेक्टेड रहिए। हमने ये कोर्स कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। दूसरी चीज के जो लोग लॉ के बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ये चीजें आसान होंगी, लेकिन जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, आज का ये लेक्चर जरा गौर से सुनिए, आपको समझ आ जाएगी कि जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी आसान तरीन टर्म्स और आसान तरीन मिसालों से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फीडबैक ज्यादातर उन लोगों ने देना है जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं है कि उनको समझ आई है या नहीं आई है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। और दूसरी बात, हमारी सीरीज को प्रेफरेंस आप इसलिए दें, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा ये कंप्लीट है, तीसरा इसमें डिले कोई नहीं है। आज अगर लेक्चर नंबर 19 है गालबन, तो 18 लेक्चर आप क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एक महीना हम आपके साथ ही हैं। और फिर इस तरह से नहीं है कि पहला लेक्चर आ गया उसके बाद छठा लेक्चर मैं दे दूं बच्चे घेरने के लिए। हम कंप्लीट सीरीज बगैर किसी ब्रेक के आप तक लेके आ रहे हैं। आप इस चीज को आसान जुबान में, इस लॉ को भी समझ पाएंगे। इससे पहले उर्दू और इंग्लिश को हमने लेक्चर वाइज कंप्लीट किया है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उन सारी चीजों को दोबारा से आप रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो हम अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों कर रहे हैं। सेक्शन 19 से लेके 38 तक ये 19 सेक्शंस हैं टोटल जो आज का हमारा काम है। 19 से लेके 35 तक चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 में ये 3 सेक्शंस हैं। मेरा तरीकाकार बाकी लोगों से जरा मुख्तलिफ है, हो सकता है लॉ के लोग मुझसे ज्यादा अच्छा करवा सकते हो, लेकिन मैं दो काम करता हूं। पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, आज हमने करना क्या है उसको आसान जुबान में, आसान फहम में समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ते हैं और टेक्स्ट के ऊपर से भी मैं अंडरलाइन करके चीजें आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये दोनों काम आपको शायद किसी और लेक्चर में वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आगाज करते हैं। आज हमने करना क्या है जी, सेक्शन 19 जो है वो सबऑर्डिनेशन बताती है। सबऑर्डिनेशन क्या होती है कि एक ऑफिसर है, उसके कुछ मतहत होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले सारे लोग, जितने भी अफसरान और जितने भी मतहत अफसरान होते हैं, ये कानून के जो है वो नीचे चल रहे होते हैं। हर बंदा अपने डिपार्टमेंटल कानून की रूह से काम कर रहा होता है। और अगर कहीं पे अबहाम हो तो जो अबव जो अफसरान होते हैं, ऊपर वाले जिनके मतहत कोई काम कर रहा होता है, तो मतहत अफसरान अपने ऊपर वाले अफसरान से इजाजत लेके किसी अबहाम के मुतलका काम कर सकते हैं। यानी जो कानून में दर्ज है वो तो करना ही करना है, अगर उसके अलावा कोई अबहाम है तो वो अपने अफसर से पूछ के वो काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन, मतहत होना। रूल मेकिंग क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाएगा, अपना जितने भी पुराने रूल्स हैं उनको देखकर इनकंसिस्टेंट, यानी ऐसे समझ लें कि जो पुराने रूल्स के खिलाफ या मुनाफी ना हो, ऐसे रूल्स बनाने हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। ये सेक्शन 20 डील करता है। सेक्शन 21 कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जो पेशियां हैं वो कैसे होंगी। ठीक है, पेशी क्या होती है, जिस तरह आप अदालत में पेश हो रहे हैं, तो रेवेन्यू अफसरान भी जो है वो जिम्मेदार लोगों को अपने पेशी के लिए बुलाते हैं जब कोई मामलात निपटाने होते हैं। उसके बाद जाहिर है जब बुलाना है तो बुलाना कैसे है, समन भेजा जाता है, एक सरकारी बुलावा होता है। समन किस हालत में या किस फॉर्म में होगा, रिटन होगा, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, मिजाज अफसर की स्टैंप होगी, और उसको लेकर कौन जाएगा और कैसे सर्व करेगा। या तो पर्सनल होगा, या बाई डाक होगा, या फिर कोई और तरीकाकार अपनाया जाएगा, या फिर अगर नहीं वो बंदा मिलता तो इश्तिहार दिया जाएगा, पब्लिकेशन के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है,
प्रोक्लेमेशन, यहां तक तो बात हो गई समन सर्व करने की। अगर समन उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो इश्तिहार देना है। फिर हमने उसके मुख्तलिफ तरीके हैं मुश्तहर करने के। कोई ढोल बजा के पुराने दौर में होता था, आजकल ऐलानात भी हैं, ठीक है। और इश्तिहार जो है वो किसी पब्लिकेशन या अखबार के अंदर जब हम इश्तिहार देते हैं उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात होगी। फिर जाहिर है जब कोई मामला तय नहीं पाता तो दोनों अतराफ से गवाहियां दी जाती हैं और गवाहियां लेने के बाद एक जजमेंट दी जाती है, फैसला जिसको हम कहते हैं। तो वो सारे का सारा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो 27 बताता है ये सारी कार्रवाई होगी कि किस तरह से डिसीजन बनता है, किस तरह से गवाहियां दी जाती हैं, सारा कुछ यहां से अडॉप्ट करेगा ये रेवेन्यू का जो भी अफसर यहाँ पे काम करेगा। लैंग्वेज कौन सी होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इलाका और ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब करेगा किसी भी इलाके में जो कवानीन से या किसी भी तरह से कवानीन की शिकों से किसी मतलब या फहम में मुनाफी ना हो, ठीक है। अरेस्ट कैसे करना है? बगैर वारंट के अरेस्ट नहीं हो सकता बंदा। अरेस्ट वैसे करना किसको है? पिछले लेक्चर में हमने डिफॉल्टर की बात की थी, क्योंकि सारे का सारा कानून तो लैंड का रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, जिसने नहीं देना उसके ऊपर एरियर जमा हो जाते हैं, और अगर एरियर भी खास वक्त में वो नहीं देता तो उसको हम डिफॉल्टर कहते हैं। डिफॉल्टर से हमने टैक्स लेना है, उसको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट का प्रोसेस क्या होगा? वही वारंट से अरेस्ट होना है जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर में होता है, ठीक है। पावर्स ऑफ एंट्री, कोई भी रेवेन्यू का अफसर जो है किसी की जमीन में या किसी के घर में या किसी भी जगह पे अहाते में वो एंटर हो सकता है, उसके पास ये पावर है। लेकिन आगे सब सेक्शन में बताया गया होगा कि जी 7 डेज का नोटिस दे के जाना है, और अगर कोई रिहाइश है तो उससे इजाजत लेके जाना है, और फिर उसके बाद कोई मजहबी जगह है या कोई सोशल कोई प्लेस है तो वहां पे उसके अदब और एहतराम का पूरा ख्याल रखना है। सिटिंग, जो तो छोटे अफसरान हैं, पटवारी, कानून वो और नायब तहसीलदार वगैरह, ये अपने एरिया के अंदर सर्व करेंगे। लेकिन जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा ना, ग्रेड 1 असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, वो पूरे जिले में कहीं भी अपनी सिटिंग कर सकता है। हॉलीडेज प्रोसीडिंग क्या होगी कि छुट्टी वाले दिन अगर कोई पेशी हुई है, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो वैलिड करार पाएगी। सील, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने अफसरान की सील मौका महल की मुनासबत से अडॉप्ट करवाएगा, ठीक है। कॉस्ट, ये मुकदमात में जाहिर है एक मुकदमा या केस टाइप ही होता है, इसके अंदर जो कॉस्ट है वो भी रेवेन्यू अफसरान अगर किसी को नुकसान की मद में दिलवाना चाहे, कंपनसेट करवाना चाहे, तो इनके पास ये पावर है। और जिसने नुकसान किया है सरकार का टाइम जाया किया है या किसी को बुलाया है तो वो आया नहीं है, तो उसको 500 रुपया पेनल्टी, कानून में 500 लिखा हुआ, पेनल्टी भी डाली जा सकती है। तो यहां तक था चैप्टर 4। चैप्टर 5 क्या है? विलेज ऑफिसर्स के मुतलका है। विलेज ऑफिसर्स क्या है? अब हमारे यहां कानूगो है, पटवारी है, नंबरदार है, ये सारे लोग विलेज ऑफिसर्स होते हैं, और इनसे ऊपर जो होते हैं उनको हम रेवेन्यू ऑफिसर्स कहते हैं। विलेज ऑफिसर्स के मुतलका चैप्टर नंबर 5 है। यहां पे 36 सेक्शन कहता है इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। 37 कहता है कि इनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा, जिसको हम सेस कहते हैं। ये 5% से ज्यादा नहीं होगा, 75 इसको वैसे कहते हैं, 75 5 से ना। और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी अगर इस पेमेंट को रोका जा सकता है या फिर अगर दिया जाना जरूरी है, 38 इसको डील करेगा। तो 2-3 चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब हमने टेक्स्ट को पढ़ना है कि जो भी सेक्शन जिस चीज के मुतलका भी बात करता है, आपने जो आपके पास वेयर एक्ट है, आपने कॉपीज निकाली हुई होती हैं, प्रिंट आउट लिया हुआ होता है, उसको आपने अंडरलाइन करना होता है जो मकसद की बात है, ठीक है। तो मैंने उन मकसद की बातों को यहां पे लिखा हुआ है, पता है आपको। मैंने 1-2 लफ्जों से ज्यादा चीज नहीं लिखी हुई है। मैंने 38 तक, मैं 19 से 38 तक गया हूं। मैंने एक वर्ड या कहीं पे 2 वर्ड मैंने निकाले हैं।
इस तरह से आपने इस कानून को बड़े आसान तरीके से समझकर पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये चूंकि लैंग्वेज लॉ की है तो इसमें समटाइम कॉमास और एक चीज का पिछले से रिलेट करना, इस तरह के भी कुछ मामला हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि हर लाइन को या हर सेक्शन को 2-4 बार पढ़कर पूरे पैराग्राफ को या पूरे सेक्शन को रिलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो ओवरव्यू है वो आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको टेक्स्ट की फॉर्म में देखते हैं जरा, कि सेक्शन 19 से 38 तक कौन कौन सी चीजें किस तरह डील की जाती हैं। तो आइए जरा टेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू के ऑफिसर्स ने काम कैसे करना है, ये 35 सेक्शन तक यानी 19 से 35 तक यही सारा कुछ है कि अफसरान के पास पावर्स क्या क्या हैं, उन्होंने किसी को बुलाना कैसे है, बुलाना है तो समन कैसे भेजना है, किसी को अरेस्ट कैसे करना है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे होनी है, उनकी सिटिंग कहाँ पे होगी, उनकी सील कैसे होगी, छुट्टी के दिन अगर वो सुनेंगे कोई पेशी तो उसका क्या तरीकाकार होगा या उसकी वैलिडिटी क्या होगी। ये सारी चीजों को अभी हम देखते हैं। नंबर 19 सेक्शन वो कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ऑल ऑफिशियल एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स, हर तरह के मामलात में रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर लॉ में कोई चीज अभाम पाया जा रहा है तो उसने क्या करना है, टू द प्लेस टाइम एंड मैनर, किसी भी तरह से जब वो ड्यूटी कर रहा है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपने जिसके वो मतहत है उसके हुक्म के मुताबिक काम करेगा। यानी ये बात मैंने ओवरव्यू में भी आपको बताई थी कि एक तो लॉ में डायरेक्टली कुछ चीज मौजूद है, अगर कहीं पे अभाम है या फिर समझ नहीं आ रही तो प्रोविंस लेवल पे तो हो गया SMBR, ये सबसे बड़ा है जी। उसके बाद डिवीजन लेवल पे जब हम देखते हैं तो यहां पे होता है कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो यहां पे होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, DC, डिप्टी कमिश्नर भी इसी को कहते हैं। जब हम तहसील लेवल पे आते हैं तो वहां पे असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे तहसीलदार, ये भी तहसील में, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, ठीक है। उसके नीचे ज़ाहिर है कानून गो और फिर पटवारी और फिर हेडमैन, ठीक है। अच्छा, अब देखने को तो ये भी कानून के तहत है, ये भी, ये सारे जो है कानून के मतहत हैं, लेकिन अगर कानून में कोई अभाम है तो ये पटवारी साहब सबके नीचे है, पटवारी और कानून गो इन सबके नीचे और नायब तहसीलदार, ये तीनों सबके नीचे। इस तरह से ना ये मामला चलता है। सबऑर्डिनेशन प्रोसेस है कि हर मतहत अफसर अपने ऊपर वाले अफसर का उसके हुक्म के मुताबिक काम करेगा, कानून के कॉन्ट्रेरी नहीं, कानून के मुनाफी नहीं करना। अगर कानून में कोई चीज मौजूद नहीं है तो अफसर की इजाजत से वो काम करना है, ये सबऑर्डिनेशन का तरीकाकार। नंबर 20 कहता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो प्रीवियस अप्रूवल जो है गवर्नमेंट की, अगर कोई नया कानून बनाना है तो जो पहले कानून है उनके मुताबिक, इनकंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट तो होगा ना उसके बरखिलाफ, ठीक है, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए जो भी नया रूल बनाना है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है जी। इसकी सबसेक्शन 1 ये हो गई। सबसेक्शन 2 क्या है, द रूल्स मे प्रोवाइड अमंग अदर मैटर्स, बाकी सारे मामलात के लिए जी, मोड ऑफ एनफोर्सिंग ऑर्डर्स ऑफ एजेक्टमेंट, यानी जमीन किसी से वागुजार करवानी, किसी दूसरे को देनी, इस तरह के सारे मामलात में जो भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, एनी ऑफ द पावर्स इन रिगार्ड टू कंटेम्प्ट, रेजिस्टेंस एंड द लाइक, इस जैसा जो भी मामला होगा, विच अ सिविल कोर्ट में एक्सरसाइज, जो कि कोई सिविल कोर्ट जिन मामलात को तय करती है, ठीक है, इन सारी चीजों के जो रूल मेकिंग होगी वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। सबसेक्शन 3 है, इसके अंदर दो चीजें जरा देखिए कि कोई भी केस जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है,
अंडर दिस एक्ट, या फिर किसी और को, अपने सबॉर्डिनेट को कहना है कि जी मुझे इस चीज के बारे में रिपोर्ट दी जाए। ठीक है, ये पावर्स या रूल्स की ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट उसी का है कि जी अगर आपने किसी का केस सुनना है तो दोनों पार्टीज को जो है वो आपने पूरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी सुना जाने की जो आ, मौका होता है वो लाजमी देना है, बिला वजह ऐसे ही नहीं उठा के आपने डिसीजन दे देना, ये बात हो रही है। 21 क्या कहता है? पर्सन बाई होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। पेशी, एक तो यह कि किसी मामले में दरखास्त दी जा सकती है, या फिर दूसरी चीज है कि रेवेन्यू अफसर जो है वो खुद पेशी पे बुला सकते हैं। कैसे? किसी भी रेवेन्यू अफसर के सामने जो पेशी होगी वो दो तरह से होगी, ये या तो पार्टीज खुद आए या फिर उनका अथॉराइज्ड एजेंट या वकील, लीगल प्रैक्टिशनर्स कोई भी आ सकता है। ये इन राइटिंग रेवेन्यू अफसर बताएगा कि आपने खुद आना है या आपकी जगह पे आपका अथॉराइज्ड एजेंट भी आ सकता है। ठीक है, ये दो तरह से पेशी होगी रेवेन्यू अफसरान के सामने। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन अथॉराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सक्यूज द पर्सनल अटेंडेंस। अब देखें ना, तहसीलदार साहब ने बुलाया है जनाब मोहम्मद शबीर को, ठीक है, और साफ लिखा है कि आपने इन पर्सन आना है, तो वहां पे जनाब उनके वकील साहब जाके कह रहे हैं जी मैंने मोहम्मद बशीर की हाजिरी, पर्सनल अटेंडेंस लगानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट। अब हमने ओवरव्यू के अंदर ना एक चीज पढ़ी थी, यानी 34 में कॉस्ट की बात होती है, 34 सेक्शन है इसका, कॉस्ट, यानी अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो वो दूसरे से नुकसान लेकर दिया जा सकता है या पेनल्टी भी पड़ सकती है, दोनों मामला थे। 34 में कॉस्ट है, 35 में पेनल्टी। लेकिन याद रहे कि जो आपका वकील है उसकी फीस ना तो क्रिमिनल प्रोसीजर में दी जाती है हमारी सिविल कोर्ट्स में, ना ही यहां पे दी जाएगी। ट्वेंटी टू कहता है कि पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन। अब समन की बात होगी, समन होता है ना सरकारी बुलावा, ठीक है, किसी बंदे को बुलाना है। सब सेक्शन 1A1 कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर में समन, बुला सकता है एनी पर्सन हुज अटेंडेंस ही कंसिडर नेसेसरी, जब वो किसी मामले को देखता है तो जिसको वो जरूरी समझता है बुला सकता है। कैसे आएगा वो? अ पर्सन, एक बंदा सो समझ, उसको कैसे बुलाया जाए? शैल बी बाउंड, जब उसको बुलाया जाता है तो वो बाउंड है अपीयर होने का, पेश होने का, टाइम और प्लेस जो दोनों, यानी फलां वक्त फलां जगह पे मेंशन किया जाता है समन के अंदर, फलां अफसर की अदालत में आपने आना है। ठीक है, अगर उसके अंदर लिखा हुआ हो कि आपका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील आ सकता है तो ये आएगा। अगर जाती नौयत में किसी बंदे को, यानी जिस तरह ये मैंने मोहम्मद शबीर लिख दिया था, इसको बुलाया है तो यही आएगा। ठीक है, मुआवनत के लिए बेशक किसी वकील को साथ ले आए, लेकिन हाजिरी इसकी लाजमी होगी फिर। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट अंडर सेक्शन 132 एंड 133 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, उसका यानी एक्ट ऑफ 5th एक्ट ऑफ 1908, इसके तहत जिस तरह से एग्जाम्पशंस हैं वो उसी तरह से एप्लीकेबल होंगी अटेंडेंस के लिहाज से। कौन सी अटेंडेंस? ये जो अफसर ने किसी को बुलाया। सब सेक्शन 3 क्या है? द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन्स, वो बाउंड है सच सच बताने का, और जो जो चीजें जांची जानी जरूरी हैं अगर उसके पास मौजूद हैं तो वो जरूर देगा। 23 क्या कहता है? समन टू बी इन राइटिंग। देखिए, समन ऐसे ही नहीं कि वो उसको कहना कल मेरी अदालत में आ जाए, इन राइटिंग होगा, साइंड होगा एंड सील्ड होगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है कि समन जो है उसकी फॉर्मेशन ये होगी। ऐसे ही नहीं कह देना किसी को भी जाए यार कल नंबरदार साहब से कहना मेरी अदालत में आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने गौर से देख लेनी है कि जो भी समन इशू होगा
इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड शैल स्टेट द पर्पस, मकसद बताएगा क्यों ये है, क्यों आपको बुलाया जा रहा है, साइन होगा रेवेन्यू अफसर से, ठीक है, जिसने इसको इशू किया, और फिर उसके ऊपर कोई सील वगैरह लाजमी होगी। 24 सेक्शन है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ये समन जाएगा कैसे, या फिर समन किस तरह से जो है वो पहुंचाया जाएगा, डिलीवरी क्या होगी इसकी। तो देखें, एक बंदा भेजा जाएगा, कोई भी सरकारी या सरकारी दफ्तर से अटैच्ड बंदा, सरकारी, उसको भेजा जाएगा। वो पर्सनली उस बंदे को तलाश करेगा उसकी रहायशगाह पे जिसके मुतलका समन है। अगर वो नहीं मिलता तो उसका कोई एजेंट, उसका कोई पीए, ठीक है, उसके ऑफिस में या उसके घर में मिले तो उसको दिया जा सकता है। या फिर एन अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजुअली रिजाइडिंग विद हिम, यहां पे अडल्ट मेंबर लिखा है, ये मेल मेंबर होता है। याद रहे, तीसरा बंदा वो होगा जो मेल मेंबर उसके साथ रहता है, कोई कजन है, कोई चाचा ताए का, अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन याद रहे, ये ना हो कि कोई मेहमान आया हुआ तो उसको समन जो है पकड़ा के आ जाए। गली मोहल्ले का कोई बैठक में खाना खा रहा था और जिसको समन देना था वो नहीं बाहर आया, तो वो जनाब वो हमसाये को दे के आ गए। इस तरह से नहीं, जो उसके साथ रहता है उसको दिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि आप ये पैगाम वहां तक उस बंदे तक पहुंचाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या है मोड ऑफ सर्विस का, कि इफ सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड, अगर इस तरह की सर्विस मौसर नहीं हुई, कौन सी, पर्सनली या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट की या फिर उसके साथ रहने वाले किसी फैमिली मेंबर की, अगर ये तीनों तरह से मौसर नहीं हुई तो अब क्या करना है, बंदा तो बुलाना है हमने अदालत में, फिर क्या होगा। देखिए जी, इसका पहली चीज तो ये है कि इफ एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस इज रिफ्यूज्ड, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लेना समन, ठीक है, द समन मे बी सर्व्ड बाय अ फिक्सिंग, करीब किसी मशहूर जगह पे लगा दें, उसको चस्पा कर दें, ठीक है, और उसके ऊपर जो है जाहिर है एड्रेस वगैरह लिखा होगा ना उस बंदे का, उसके करीब जो जो भी फेमस जगह होगी वहां पे आपने चश्मा कर देना। इफ दैट पर्सन डजंट रिजाइड, लो जी, अब मोहम्मद शबीर साहब जो हैं वो अपने दोस्त के यहाँ या अपने चाचे ताए के भाई के साथ बहावलपुर चले गए हैं और मामला फैसलाबाद का है, ठीक है, पता चल गया है कि वहां मौजूद है, तो फिर क्या होगा। अच्छा, वहां पे जो रेवेन्यू अफसरान होंगे उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी थ्रू राइटिंग अ लेटर कि भाई ये बंदा आपके इधर मौजूद है, इसको हमने समन किया है, तो इस तक ये समन पहुंचा दिया जाए। तरीकाकार यहां भी वही होगा, यानी एक सेंडिंग इट बाय पोस्ट टू अ कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, वो खुद ही फिर उसके मुतहत अफसरान जो है वो कर लेंगे ये काम, ठीक है। दूसरा क्या है, फिक्सिंग का कॉपी, जाहिर है पहले भेजा और फिर इन्होंने वहां पे जाके फिक्स किया, अफिक्स किया, चस्पा किया, और फिर या फिर उसी तरह यानी इफ द समन रिलेट्स टू केस इन विच पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट, एक से ज्यादा बंदे अगर मौजूद हैं तो जो अफसर कहेगा वैसे होगा। अगर अफसर कहेगा कि भाई सबको पर्सनली समन किया जाता है तो पर्सनली सबको करना पड़ेगा, या फिर जिस तरह अफसर कहेगा उसके मुताबिक जितने लोगों को वो कहेगा उतने लोगों को बुलाया जाएगा। सब सेक्शन 4 है, a summons may, if the revenue officer so directs, be served on person named therein either in addition, देखें, या तो डायरेक्ट उसके नाम पे हो गया या फिर सारे लोगों को जो है वो एक मुश्तरका हो गया, और फिर उनका जो सबसे बड़ा है या फिर जो ज्यादा जिम्मेदार है उसको अलहदा से किसी और जरिए से भी समन किया जा सकता है। अब ये देखिए जरा, नए जराए आगे ना, अमेंडमेंट्स हुई पड़ी हैं, आपने पुरानी कापियां नहीं उठा के पढ़ने लग जाना। एनी अदर मोड ऑफ सर्विस बाई फॉरवर्डिंग द समन बाई रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, या आर थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, लॉ जी, इलेक्ट्रॉनिक मीन, अब जाहिर है फोन कॉल भी हो सकती है, उसका भी तो रिकॉर्ड होता है ना, आपने फोन किया या मैसेज डिलीवर हुआ या ईमेल की है तो उसका भी तो रिकॉर्ड होता है कि ये चीज पहुंची है। सबसेक्शन 5 क्या है, व्हेन अ समन, अब ये देखें जी बात यहां क्लोज होने लगी है। व्हेन अ समन इज फॉरवर्डेड अंडर सबसेक्शन 4,
अगर इस तरह से समन जाता है, यानी थ्रू डाक चला गया रजिस्टर्ड पोस्ट से और वहां पे थ्रू डाक लेटर रिसीव कर लिया गया, वो सिग्नेचर डाकिए के पास मौजूद हैं, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर फोन कॉल है, आजकल तो व्हाट्सएप पे मामला तय हो रहे हैं, तो उसका जब देखा जाता है कि ये इस सब सेक्शन 4 के तहत समन सर्व हो चुका है, तो रेवेन्यू ऑफिसर में परज्यूम, वो परज्यूम कर लेगा, वो तो सबर कर लेगा दैट द समन्स हैव वैलिडली बीन सर्व्ड, लो जी समन पहुंच चुका है एट द टाइम व्हेन द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पोस्ट, या तो डाकिए के थ्रू पहुंचा है, इन केस ऑफ सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूडिंग ईमेल एंड शॉर्ट मैसेज डिलीवरी। अब ये देखें ना, शॉर्ट मैसेज डिलीवरी व्हाट्सएप भी आ सकता है इसमें। अपॉन रिसिपिएंट ऑफ कंफर्मेशन, पता चल जाए कि उसने कंफर्मली रिसीव कर लिया है, तो रेवेन्यू अफसर समझेगा कि हमने समन को कंप्लीट कर लिया है, बंदे को जो है वो सक्सेसफुली हमने कॉल कर लिया है। 25 ये बड़ा अहम है, ये देखिएगा समन का सारा प्रोसीजर है, आपने तसल्ली से इसको पढ़ लेना है। अच्छा, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर, देखें अब ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे कि इन पर्सन या फिर उसके कोई एजेंट को या फिर उसके किसी रिश्तेदार को या फिर अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो चला गया तो वहां के अफसरान के थ्रू या फिर फोन कॉल या कोई मैसेज, अगर ये सारे मामलात हो गए फेल, तो फिर क्या होगा? बंदे को तो हमने बुलाना है, ठीक है, आपने तहसीलदार बनना है तो बंदों को तो आपने बुलाना है, आपने कौन सा छोड़ना है, माफी थोड़ी देनी। मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार, आपने कोई नोटिस सर्व करना है, ऑर्डर पहुंचाना है या फिर प्रोक्लेमेशन यानी इश्तिहार पहुंचाना है, तो फिर कैसे होगा? सबसेक्शन 1 है 25 का, अ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और अ कॉपी ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट, मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन, तो ये सबसेक्शन 1 हो गया। 2 क्या है? अच्छा, नो सच नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर शैल बी डीम्ड वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर। अच्छा, अगर आपने कोई ऑर्डर या नोटिस या प्रोक्लेमेशन पास कर दिया है, पब्लिश भी हो चुका है, वो तब तक वाइड कहते हैं कालादम, वो तब तक कालादम नहीं होगा जब तक कि वो नाम या डेजिग्नेशन उस बंदे का जो आपने गलती से डाल दिया उससे किसी और के साथ या उसके साथ इनजस्टिस ना हो जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। दो भाई हैं, एक का नाम है शबीर, एक का नाम है बशीर। शबीर को बुलाया गया, गलती से बशीर लिख हो गया, दोनों के अब वल्दियत एक है, जमीन भी इनकी इकट्ठी है, तो यहां पे इनजस्टिस हो सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने मोहम्मद बशीर की जगह मोहम्मद बशीर की जगह पे और मोहम्मद शबीर की जगह पे बशीर अहमद और शबीर अहमद लिख दिया है, तो शबीर अहमद को अगर बुलाया है मोहम्मद शबीर लिख दिया गया है, तो चूंकि इसका भाई भी और शबीर कोई नहीं है और ये जो जमीन जिसका मामला है उसका मालिक भी कोई और शबीर नहीं है, तो मोहम्मद अहमद या फिर अगर इसका कोई डेजिग्नेशन में गलती आ गई है, ये कहीं पे टीचर है तो अगर प्रोफेसर लिख दिया गया है या कोई और चीज लिख दी गई है, तो फिर बिल्कुल ये कालादम नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो गलती है इससे मुराद मुतलका बंदा ही है, कोई किसी किस्म का अबहाम जो है वो पैदा नहीं हो सकता। ये है बात कि अगर कोई एरर आ जाए तो वो एरर एक्सेप्टेबल होगी, अगर उस एरर से बंदा नहीं तब्दील हो रहा या फिर कोई चीज किसी जगह पे उसके साथ ना इंसाफी को प्रमोट नहीं कर रही है, ना इंसाफी को रास्ता नहीं दे रही, तो वो नोटिस जो है वो बिल्कुल वैलिड होगा। 26 क्या कहता है? मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, इश्तिहार कैसे देना है। व्हेन अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, इन्होंने इशू करनी है कि जी प्रोक्लेमेशन प्रोसेस, इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर मोड
देखें डायरेक्टली इश्तिहार भी हो सकता है और बाकी मामलात के साथ इश्तिहार भी हो सकता है और सबके बाद भी इश्तिहार हो सकता है, इस बात का ये मतलब है। विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई और अंडर दिस एक्ट बी मेड बाई बीट ऑफ ड्रम्स, ड्रम बजा के, आजकल ऐलानात भी हो सकते हैं, कस्टमरी मेथड जो भी हो, फिर अफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ ऑन अ कंस्पिक्यूअस प्लेस, किसी मशहूर जगह पे उसकी कॉपी लगाकर, ठीक है, जो उसकी जमीन या उस मुतलका जमीन के करीब तर वो जगह हो, ठीक है, इस तरह से प्रोक्लेमेशन हो सकती है। इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग 27 बताता है कि हर किस्म की इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी इंक्वायरी होगी उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। और ये किसके तहत होगी? ये सेक्शन 193, 219 एंड 228 पीपीसी 1860 के तहत होगी। इसमें ना सीपीसी और ये पीपीसी, ठीक है, ये दोनों आते हैं। ये कवानीन है क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह के, शहादतों के, गवाहियों के, ये जो अदालतों में चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये मामला भी पीपीसी के तहत सुना जाएगा, उसके ये सेक्शंस भी दे दिए उन्होंने। अच्छा, एंड द रेवेन्यू ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी शैल बी डीम, उनको उस वक्त टू बी अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सच इंक्वायरी, ये इख्तियारात उनको हासिल होंगे। 28 क्या 27 का सबसेक्शन 2 है, एवरी हियरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी इन पब्लिक। ये नहीं कि दफ्तर में 2 लोगों की इंक्वायरी होनी, बाकी सारे बाहर चले जाओ, इनके साथ साथ जो भी इनकी गवाही देने वाले हैं बराबर तादाद में दोनों तरफ से लोगों को लिया जाता है ताकि मामला एक किस्म का पब्लिक रहे। एंड द पार्टीज ऑन देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स शैल हैव ड्यू नोटिस टू अटेंड, और पार्टीज को या उनके एजेंट्स को बाकायदा नोटिस दिया जाएगा कि फलां इंक्वायरी, फलां हियरिंग होनी फलां तारीख को, तो आप आ जाइएगा। बगैर किसी को बताए उनका केस नहीं सुना जा सकता, क्योंकि फिर वो तो वहां पे पेश ही नहीं हो सकेंगे, वो तो अपनी सफाई ही नहीं दे सकेंगे। ट्वेंटी एट क्या कहता है? लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिस, किसी भी एरिया के लिहाज से गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू लैंग्वेज का इंतखाब करेगी जो वहां पे किसी खास एरिया में, सूबे के किसी खास जगह पे स्पेसिफाइड पार्ट के लिए हो सकती है, जहां पे लोगों को मौसर तरीके से पैगाम, यानी एक्चुअल में तो लोगों के लिए काम हो रहा है ना, तो अगर कोई जुबान कहीं पे नहीं समझ आ रही तो किसी खास इलाके के लिए उस इलाके की लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है यानी गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू जुबान का इंतखाब कर सकती है। ये नहीं कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ तो सारे लोगों को इंग्लिश में ही हमने सारी चीजें करनी है, इलाके के लिहाज से उस जुबान को अडॉप्ट किया जाएगा। अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, whenever it is provided by this act that a defaulter may be arrested, the such arrest shall be made upon a warrant issued by a revenue officer, जब रेवेन्यू अफसर कहेगा भी भाई नहीं आ रहा तो इसको उठा के ले आओ, ठीक है, competent to direct such persons arrest, वो खुद कहेगा, उसके नोटिफिकेशन के बगैर या उसके वारंट के बगैर बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है, पैरा बड़ा देख के डर नहीं जाना, ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू एंटर upon एनी लैंड्स और प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। देखिए, कोई भी रेवेन्यू अफसर जो है वो किसी जगह पे, किसी जमीन में, किसी अहाते में, किसी घर में दाखिल हो सकता है। मकसद क्या क्या हो सकता है? देखें, मेजरमेंट, डिमार्केशन, अफिक्सेशन, इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्री मार्क्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद असेसमेंट, इन सारे मामलात के लिए इनसे कनेक्टेड कोई काम हो। लेकिन इसकी कंडीशन देखिएगा नीचे क्या है, प्रोवाइडेड दैट, शर्त देखिए, नो प्रेमिसेस यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग। देखें, अगर कोई हाता है तो ठीक है जी, वहां पे कोई नहीं रह रहा तो चलें जी, रेवेन्यू अफसर साहब जो हैं वो चले गए, अगर वहीं पे रहायश है तो उनकी इजाजत से जाना है, और जो आपने उनको नोटिस देना है वो कम से कम 7 दिन पहले देना है कि भाई हमने अपने आपके घर की मेजरमेंट करनी है। 7 दिनों से कम का नोटिस नहीं दिया जा सकता एंट्री के लिए।
ठीक है, 30 कहता है सेक्शन 30, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस ऑफ द ऑक्युपायर्स। कब्रिस्तान की पैमाइश करनी है तो मज़ारात का ख्याल रखना होगा, मस्जिद की या मस्जिद के साथ वाले घर की पैमाइश करनी है तो मस्जिद के एहतराम का ख्याल रखा जाएगा, गिरजा घर की या गिरजा घर के साथ वाले घर की पैमाइश करनी तो गिरजा घर के एहतराम का ख्याल रखा जाएगा। प्लेस ऑफ सिटिंग, अ रेवेन्यू ऑफिसर अदर देन एंड असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा जितने भी लोग होंगे वो, ये देखिए इसको जरा क्लियर कर लें, इसके अलावा उसने बात असिस्टेंट कलेक्टर से स्टार्ट कर ली, हालांकि असिस्टेंट कलेक्टर का ये इख्तियार दिया गया। असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा जितने भी लोग होंगे वो अपनी विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन काम करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा यानी पटवारी हो गया, कानूनगो हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ये सारे लोग ये अपनी लिमिट्स में काम करेंगे, अपने इलाके में काम करेंगे, बट ये जो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 है may exercise his powers at any place within the district in which he employed, वो जिले की किसी भी कोने में जाके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। देखा, इस ग्रेड 1 का जो कलेक्टर है असिस्टेंट कलेक्टर, इससे नीचे वाले लोग पूरे जिले में एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी पावर्स को, लेकिन ये कर सकता है। 32 कहता है प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज, हॉलीडेज को होने वाली तमाम पेशियां या तमाम कार्रवाइयां जो वैलिड करार पाएंगी। सील्स, गवर्नमेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन, देखें मौका महल की मुनासबत से कभी इंग्लिश में मोर बन जाती है, कभी उर्दू में बन जाती है, या जाहिर है जो उस इलाके की लैंग्वेज होगी या फॉर्मेट कौन सा होगा वगैरह वगैरह, ये सील जो है वो अपना गवर्नमेंट बताएगी, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। कॉस्ट, रेवेन्यू ऑफिसर may give and apportion the cost of any proceedings under this act in any manner he thinks fit, जैसे वो चाहे वो कॉस्ट भी किसी को कंपनसेट करवा सकता है, provided that if he orders that the cost of any such proceeding shall not be followed, अगर वो कहे तो कॉस्ट मिलेगी किसी को, अगर वो कहे कि इस मुकदमे में कॉस्ट नहीं मिलेगी और उसकी रीजन दर्ज की गई है कि भाई इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इनका मामला तो हर महीने आ जाता है, या इनका मामला अभी तय नहीं हुआ, या इन्होंने आगे अभी इसको फॉलो करना है, तो उनको इस रीजन के बिहाफ पे जो ऑफिसर ने दी है उनको फिर कॉस्ट नहीं दी जाएगी। पेनल्टी क्या है, अगर किसी बंदे को बुलाया है वो नहीं आया, नोटिस पे प्रोक्लेमेशन पे किसी भी तरह से नहीं आया, तो उसको जनाब 500 रुपया जुर्माना हो सकता है। हेयर्स एंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही सादा है, इसमें विलेज ऑफिसर्स की बात हुई है। विलेज ऑफिसर्स कौन से होते हैं, पटवारी हो गया, कानूनगो हो गया, नंबरदार हो गया, या इससे मतलब कोई और भी अनएम्प्लॉयड या गवर्नमेंट के का नुमाइंदा नहीं भी होता, कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है। रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज ऑफिसर्स, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, देखें पुराने रूल्स जो बने हुए होते हैं उनको देखकर रूल बनाएगी रेगुलेट करने के लिए अपॉइंटमेंट ड्यूटीज। ये जो 68 के रूल्स है ना 1968 के, उनमें ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, उनके सस्पेंशन या रिमूवल ऑफ विलेज ऑफिसर्स, ठीक है, तो ये सारा काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। विलेज ऑफिसर सेस, ये टैक्स है ना 75 है, ये 5% होता है। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इम्पोज ऑन ऑल और एनी ऑफ द स्टेट्स यानी किसी भी इलाके की जमीनों पे सेस लग सकता है। अब वैसे इसका कोई रिवाज नहीं है, ये इसको सेस कहते हैं जो दिया जाता है, 5% से ज्यादा नहीं होता, ये विलेज अफसरान के दरमियान तकसीम होता था या होता है ये कानून के मुताबिक। सब सेक्शन 2 क्या है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बात है कि पुरानी जो बात हुई है कानून की उसके अप्रूवल से, मेक रूल्स फॉर द कलेक्शन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज ऑफिसर सेस। ये जो 75 है ये कैसे तकसीम होगा, 5% वाला ना, 75 5 से है। 38 क्या है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा कि इसका उसको कैसे तकसीम करना है। 38 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ
रेम्यूनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स, इनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कैसे इधर रेम्यूनरेशन जो मुआवजा है ऑफ अ विलेज ऑफिसर मेंशन अंडर सबसेक्शन 1, ये जो बताया गया है सबसेक्शन 1 ऑफ 37 में, शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ इट, किसी मुकदमे में वो नहीं बता सकता कि ये मुझे नहीं मिला वगैरह वगैरह, या दूसरा कहे कि जी इसको ये क्यों मिला वगैरह वगैरह। नंबर 2 सबसेक्शन ऑफ 38 कहता है एन असाइनमेंट ऑफ और चार्ज ऑन और एन एग्रीमेंट टू असाइन और चार्ज एनी सच रेम्यूनरेशन, ये जो मामला है इससे मुतलका शैल बी वॉइड, ये कलअदम होगा अनलेस इट इज अथोराइज्ड बाय रूल मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन दिस बिहाफ। उन्होंने कहा कि जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं कहेगा कि ये वाला मामला लीगल है, ये इतने पैसे फलां को लाजमी दिए जाने हैं, इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट के पैसे या कोई किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट या असाइनमेंट या रेम्यूनरेशन, इन सारी चीजों की वो कल अदम होगी अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो ये थे जी आज 2 चैप्टर्स 19 से 38 तक हमने आज किया है। उम्मीद करता हूं कि जो ओवरव्यू मैंने दिया था उससे काफी सारी चीजों का आइडिया हो गया होगा, और अब जब हमने इसको बाकायदा तौर पे इसका टेक्स्ट रीड किया है और मैंने सारी चीजों का आपको जितना हो सकता था आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि ये चीजें सारी आपकी समझ में आ गई होंगी। आपने फीडबैक लाजमी देना है, और अगर आपने ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, यहाँ पे लिंक होगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।